Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. तो हम लोग आज एंथनी गिडेंस के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो एक अनाउंसमेंट है कि जिन्होंने अभी तक जो है कोर्स नहीं लिया है उनके लिए अनाउंसमेंट है। रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, 10% डिस्काउंट है, प्लस आपको पेपर 1 की फ्री बुक मिलेगी। पेपर 1 की फ्री बुक के साथ साथ आपको फिलर फॉर्म की नोटबुक, पेपर 1 की फ्री बुक के साथ आपको फिलर फॉर्म की नोटबुक, फिलर फॉर्म का पेन गिफ्ट दिया जाएगा फ्री में। तो 10% डिस्काउंट के साथ बाकी ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफर का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका पेपर भी मतलब पेपर 1 के सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पूरा कोर्स आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है और बाकी आपको नोटबुक प्लस पेन भी मिल रही है। तो अच्छा ऑफर है अभी ज्वाइन करने के लिए। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। सो एंथनी गिडन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी बायोग्राफी। सो एंथनी गिडेंस, बैरॉन गिडेंस, ठीक, is an English sociologist who is known for his theory of structuration and his holistic view of modern societies. तो ये किस लिए जाने जाते हैं? इनकी थ्योरी है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी और जो है होलिस्टिक व्यू ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, मॉडर्न सोसाइटीज के होलिस्टिक व्यू के लिए जाने जाते हैं ये। ठीक। इनका बॉर्न हुआ था 18 जनवरी 1938 को, 18 जनवरी 1938। और डेथ हुई है इनकी, डेथ का नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक। 85 ईयर्स पे इनकी डेथ हुई थी। इन्फ्लुएंस बाय मैक्स वेबर, पियर बार्डो, इमाइल डुर्खीम, मोर। ठीक। मतलब ये 3 मेन थे जिनसे ये इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है एंथनी गिडेन में के कॉन्सेप्ट में, वो है लेट मॉडर्निटी। ठीक, देर से आधुनिकता। लेट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट जो है वो एंथनी गिडेन ने दिया है। इसका क्या मतलब होता है लेट मॉडर्निटी का? गिडेन डज नॉट डिस्प्यूट दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस हैव ऑकर्ड सिंस हाई मॉडर्निटी। ठीक, जब से मतलब हाई मॉडर्निटी हुआ है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं, उसके बारे में वो डिस्प्यूट नहीं करते हैं, मतलब उसके खिलाफ वो नहीं है। बट ही आर्ग्यूज दैट वी हैव नॉट ट्रूली अबंडेंट मॉडर्निटी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है मॉडर्निटी को पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाए। ठीक, मतलब कि अभी भी मॉडर्निटी बाकी है होना। देर से आधुनिकता, गिडेंस विवाद नहीं करते हैं कि उच्च आधुनिकता के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक, उच्च आधुनिकता के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, ये गिडेंस मानते हैं, इस पे वो उनका कोई विवाद नहीं है।
लेकिन उनका तर्क है कि हमने वास्तव में आधुनिकता को नहीं छोड़ा है। ठीक, तो हमने वास्तव में आधुनिकता को अभी नहीं छोड़ा है, ये उनका तर्क था लेट मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट। Rather, the modernity of contemporary society is a developed, radicalized, late modernity। ठीक, तो कहते हैं कि जो आज की मॉडर्निटी है, आज के कंटेम्पररी सोसाइटी की जो मॉडर्निटी है वो क्या है? डेवलप्ड, रेडिकलाइज्ड, लेट मॉडर्निटी। ये क्या है? डेवलप्ड, रेडिकलाइज्ड, लेट मॉडर्निटी है। बट स्टिल मॉडर्निटी नॉट पोस्ट मॉडर्निटी। लेकिन अभी भी जो है मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निटी नहीं है। इसको आप लेट मॉडर्निटी कह सकते हैं, लेकिन ये पोस्ट मॉडर्निटी नहीं है। ठीक, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि मॉडर्निज्म के बाद नया कॉन्सेप्ट क्या आया? पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो आज की कंटेम्पररी सोसाइटी की जो मॉडर्निटी है वो डेवलप तो है, रेडिकलाइज भी है, लेकिन उसको आप लेट मॉडर्निटी कह सकते हैं, लेकिन उसको आप पोस्ट मॉडर्निटी नहीं कह सकते। ठीक, मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निटी के जो फीचर्स होते हैं वो आज की सोसाइटी में नहीं पाए जाते। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मॉडर्निटी से तो ज्यादा है, बहुत डेवलप मॉडर्निटी है, रेडिकलाइज मॉडर्निटी है, लेकिन आप उसको जो है लेट मॉडर्निटी कह सकते हैं, उसको पोस्ट मॉडर्निटी नहीं कह सकते। कॉल्ड मॉडर्निटी एज अ जगरनॉट। इन्होंने मॉडर्निटी को जगरनॉट कहा है। मॉडर्निटी को इन्होंने जगरनॉट कहा है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। हु सेड दैट मॉडर्निटी, हु कंसीडर मॉडर्निटी एज जगरनॉट। ठीक, बल्कि समकालीन समाज की आधुनिकता एक विकसित कट्टरपंथी देर से आधुनिकता है। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो आज का जो समाज है, समकालीन समाज जो है, आज का समाज जो है, उसकी जो आधुनिकता है वो बहुत विकसित है। ठीक, बहुत कट्टरपंथी है, लेकिन उसको आप ये कह सकते हैं कि ये देर से आधुनिकता, यानी कि देर से आई हुई आधुनिकता है। मतलब आधुनिकता, देर से आधुनिकता कहेंगे इसको, लेकिन उसको आप जो है पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि ना कि उत्तर आधुनिकता है। ठीक, तो अब उसको जो है आप देर से आधुनिकता कह सकते हैं, लेकिन उत्तर आधुनिकता नहीं कह सकते। ठीक, उत्तर आधुनिकता का जो जो स्वभाव है वो आज की मॉडर्निटी में नहीं पाया जाता है। आज के जो समकालीन समाज में मतलब आधुनिकता है वो ये इसमें डाउट नहीं है कि वो बहुत विकसित है, बहुत कट्टरपंथी हो चुकी है, लेकिन इस आधुनिकता को आप देर से आधुनिकता कह सकते हैं, लेकिन इसको उत्तर आधुनिकता नहीं कहा जा सकता। मतलब कि बहुत सारे ऐसी विशेषताएं होती हैं उत्तर आधुनिकता की, जिसमें आज का समाज फिट नहीं होता है। इसी वजह से आप इसको पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकता नहीं कह सकते। ठीक, आधुनिकता को इन्होंने जगरनॉट कहा है। ठीक, आधुनिकता को इन्होंने जगरनॉट कहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किसने आधुनिकता को जगरनॉट कहा है। रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम इन्होंने नहीं दिया है रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, कोलरिच बेक ने दिया है, लेकिन इन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक, रिस्क सोसाइटी is the manner in which modern society organizes. Risk society is a manner in which modern society organizes in response to risk। ठीक, तो जोखिम समाज वो तरीका है जिसमें आधुनिक समाज जोखिम के जवाब में संगठित होता है। ठीक, तो ये कहते हैं कि रिस्क सोसाइटी क्या है? इज द मैनर इन विच मॉडर्न सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस इन रिस्पॉन्स टू रिस्क। जिसमें जो है मॉडर्न सोसाइटी रिस्क के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनाइज होती है। ठीक, जोखिम समाज क्या है? जोखिम समाज
वो तरीका है जिसमें आधुनिक समाज जोखिम के जवाब में संगठित होता है। ठीक, जोखिम का जवाब देने के लिए संगठित होता है। द टर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सेवरल की राइटर ऑन द मॉडर्निटी। ठीक, तो ये जो टर्म है रिच सोसाइटी का, ये बहुत सारे की राइटर हैं जिन्होंने मॉडर्निटी पे काम किया है, उन्होंने दिया है। इन पार्टिकुलर, अगर बहुत पार्टिकुलर में आप देखते हैं तो उल्रिच बेक ने भी इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है, एंथनी गिडेन ने भी इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एंथनी गिडेन ने ही दिया है, बल्कि बहुत से राइटर हैं जिन्होंने मॉडर्निटी पे काम किया है, मॉडर्निटी पे उनकी राइटिंग है। तो जैसे कि उल्रिच बेक, एंथनी गिडेन, इन सब लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पे ये टर्म जो है दिया है। अलग अलग तरीके से सब लोगों ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये टर्म यूज किया गया है बहुत से थिंकर्स के जरिए। ये शब्द आधुनिकता पर कई प्रमुख लेखकों के निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आधुनिकता पे जो भी लेखक हैं, आधुनिकता के बारे में लिखने वाले जो भी लेखक हैं, कई लेखक ने जो है जोखिम समाज के बारे में बात किया है। ठीक, जैसे कि उल्रिच बेक और एंथनी गिडेन। ठीक, द टर्म वाज क्वाइंड इन द 1980s। ये टर्म कब क्वाइन हुआ? 1980s में। एंड इट्स पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द 1990s, लेकिन ये पॉपुलर हुआ 10 साल बाद, यानी कि 1990s में। was both as a consequences of its link to trend in thinking about wider minority and also to its link to popular discourse, in particular the growing environmental concern during this period। मतलब कि मॉडर्निटी जब बढ़ रही है, तो मॉडर्निटी बढ़ने की वजह से बहुत सारे रिस्क आ रहे हैं सोसाइटी में, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न से अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। रिच सोसाइटी का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है? रिच सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम बहुत ज़्यादा रिस्क की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अभी इन्वायरमेंट आप देखेंगे कि मॉडर्निटी तो है, ऑल्दो मॉडर्निटी तो है, लेकिन उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बहुत ही मतलब एक सीवियर इफेक्ट हो सकते हैं हमारे समाज में या हम लोगों के ऊपर। ठीक, तो एक तरह से रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, इसी को इन्होंने रिस्क सोसाइटी का नाम दिया है। ये शब्द 1980 के दशक में गढ़ा गया और 1990 के दशक के दौरान इसकी लोकप्रियता दोनों व्यापक आधुनिकता के बारे में सोच के रुझानों के लिंक के परिणाम स्वरूप थी और लोकप्रिय प्रवचन से इनके लिंक विशेष रूप से इस अवधि के दौरान बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएं हैं। ठीक, तो ये जो टर्म डिफाइन मतलब ये जो शब्द है, ये 1980 के दशक में गढ़ा गया, लेकिन ये ज्यादातर पॉपुलर हुआ, लोकप्रिय हुआ कब? 1990 में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पे रिस्क बढ़ना ज्यादा शुरू हो गया। क्योंकि जब समाज जो है आधुनिकता की तरफ बढ़ता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जोखिम हमारे समाज में पैदा होते रहते हैं। जैसे कि पर्यावरण को अगर आप देख लें, आज पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक, मॉडर्निटी की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ठीक, तो एक तरह से हम अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम एक तरह से जोखिम समाज में जी रहे हैं। ठीक, क्योंकि कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं। अ, जैसे साइक्लोन आ गया, तूफान आता है, या मतलब सुनामी आती है। ये सब चीजें किस वजह से हो रही हैं? ये सब एक रिस्क की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एक जोखिम समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इन्होंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, इनकी थ्योरी ही है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, वो देख लेते हैं किस तरह से डिफाइन किया है इन्होंने स्ट्रक्चर को। संरचना की परिभाषा दिया है इन्होंने। Structure emerges in our memory traces only when we reflect डिस्कर्सिवली ऑन अ प्रीवियस एक्शन। ठीक, तो संरचनाएं हमारे स्मृति में उभरती हैं, निशान तभी बनते हैं जब हम पिछली कार्रवाई पर विवेक पूर्वक ढंग से प्रतिबंधित करते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर कब हमारे मेमोरी ट्रेसेस में आता है? ठीक, तो स्ट्रक्चर इमर्ज इन आवर मेमोरी ट्रेसेस ओनली व्हेन वी रिफ्लेक्ट डिस्कर्सिवली ऑन अ प्रीवियस एक्शन। जब हम जो है प्रीवियस एक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी पिछली कार्रवाई पर विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं, तब जो है संरचनाएं डेवलप होती हैं, तब संरचनाएं जो है सामने आती हैं। ठीक,
इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में इसकी डेफिनेशन देखा जाए, स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन्होंने क्या कहा, स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक, वाया एजेंट्स के जरिए, एजेंट्स के जरिए ये जो है प्रोड्यूस होता रहता है। तो स्ट्रक्चर एंड एजेंट्स की बात ये करते हैं, तो ये कहते हैं स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कंटिन्यूसली जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है एजेंट्स के जरिए, who draw on this very structure are rather structural properties, ठीक, जो है मतलब इन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, when they act, जब वो कोई भी एक्शन करते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में लेके चलते रहते हैं, ठीक, इसीलिए इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि कंटिन्यूसली एजेंट्स के जरिए प्रोड्यूस होता रहता है जब कोई भी एक्शन होता है। तो दूसरे शब्दों में संरचना मौजूद नहीं है, ये लगातार एजेंटों के माध्यम से उत्पन्न होती रहती है, ठीक, तो संरचना एज सच मौजूद नहीं होती है, लेकिन ये लगातार जो है उत्पन्न होती रहती है, किसके जरिए, एजेंटों के जरिए, जो इस संरचना या बल्कि संरचनात्मक गुणों पर कार्य करते समय आकर्षित करते हैं, ठीक, तो ये जो एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जो संरचनात्मक गुण होते हैं, कभी भी कोई कार्य करते वक्त उनके जो काम है, जो कार्य है, उनमें संरचनात्मक गुण जो है वो दिखते हैं, ठीक, उस तरफ वो आकर्षित होते हैं। स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी की बात किया है एंथनी गिडेन ने, तो स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर्स आर द रूल्स एंड रिसोर्सेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु सेड दैट स्ट्रक्चर आर द रूल्स एंड रिसोर्सेस एम्बेडेड इन एजेंट्स मेमोरी ट्रेसेस, जो कहाँ पे होता है, एजेंट्स के मेमोरी ट्रेसेस में होता है, एजेंट्स के मेमोरी ट्रेसेस में होता है। तो स्ट्रक्चर्स आर द रूल्स एंड रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रिसोर्सेज होते हैं जो मेमोरी ट्रेसेस में जमा होते हैं। संरचनाएं नियम और संसाधन है, तो संरचनाएं क्या है, नियम और संसाधन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा है कि संरचनाएं नियम और संसाधन है, जो एजेंटों की स्मृति के निशान में एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब उसी में घुले होते हैं, ठीक, उसी में होते हैं, ठीक। Agents call upon their memory traces of which they are not knowledgeable to perform social action, ठीक, तो एजेंट अपनी स्मृति के निशानों का आह्वान करते हैं जिसके बारे में वे सामाजिक कार्यों को करने के लिए जानकार होते हैं, तो जिनके बारे में उनकी जानकारी होती है, जिस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनके पास नॉलेज होती है, उसी मेमोरी ट्रेसेस को वो यूज करते हैं, उसी को वो कॉल अपॉन करते हैं, ठीक। नॉलेजिबिलिटी रिफर्स टू व्हाट एजेंट नो अबाउट व्हाट दे डू, नॉलेजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, नॉलेजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एजेंट क्या करते हैं, व्हाट एजेंट नो, एजेंट क्या जानते हैं, अबाउट व्हाट दे डू, ठीक, किसके बारे में, जो वो कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या जानते हैं, वो उनकी नॉलेजिबिलिटी है, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेन व्हाट इज नॉलेजिबिलिटी, तो नॉलेजिबिलिटी मतलब कि एजेंट क्या जानते हैं और जो वो कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या जानते हैं, एंड व्हाई दे डू इट, और वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो भी एक्शन वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और मतलब उस एक्शन के बारे में वो क्या जानते हैं, ये उनकी नॉलेजिबिलिटी होगी, ठीक। नॉलेजिबिलिटी यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन आप इसको ज्ञानता कर लीजिए। ज्ञानता क्या होती है, ज्ञानता का अर्थ है कौन से एजेंट जानते हैं कि वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं, तो एजेंट क्या करते हैं और क्यों करते हैं, अगर इसके बारे में वो जानते हैं तो उनको उस चीज को क्या कहा जाएगा, ज्ञानता कहा जाता है, ठीक। गिडेंस डिवाइड्स मेमोरी ट्रेसेस इनटू थ्री टाइप्स, गिडेंस ने मेमोरी ट्रेसेस को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। अब ये मेमोरी ट्रेसेस होते क्या हैं और उनको तीन टाइप में उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, डोमिनेशन यानी कि पावर, ठीक, डोमिनेशन यानी कि पावर। गिडेंस आल्सो यूजेस रिसोर्सेज टू रिफर टू दिस टाइप, ठीक, तो इस टाइप को यानी कि डोमिनेशन को उन्होंने रिसोर्सेज का वर्ड यूज किया है इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक, मतलब कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसी के पास डोमिनेशन होता है, वही डोमिनेशन पे कार्य कर सकता है, ठीक, इसको रिफर करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज का टर्म यूज किया है। अथॉरिटेटिव
रिसोर्सेज अलाउ एजेंट्स टू कंट्रोल पर्सन। तो जो अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज होते हैं, अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसमें किसी की अथॉरिटी होती हो, किसी को एक अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि उसके ओनरशिप में उसको अथॉरिटी मिल जाती है बहुत सारी चीजों को लेकर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एजेंट्स वो पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। अलाउ एजेंट टू कंट्रोल पर्सन। ठीक, तो ये क्या है, पावर का इस्तेमाल करके आप किसी पर्सन को कंट्रोल करते हैं। वेयर एज अलोकेटिव रिसोर्सेज, लेकिन जो अलोकेटिव रिसोर्सेज होते हैं, अलोकेटिव रिसोर्सेज क्या होते हैं, अलाउ एजेंट्स टू कंट्रोल मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये एजेंट्स को कंट्रोल करते हैं। एजेंट जो है इसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं। तो दो तरह के रिसोर्सेज के बारे में बात किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एंथनी गिडेन ने दो टाइप के रिसोर्सेज के बारे में बात किया है। एक क्या है, अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज, और दूसरा दूसरा क्या है, अलोकेटिव रिसोर्सेज। ठीक, तो अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज क्या काम आता है, पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो अलोकेटिव रिसोर्सेज होते हैं वो किस काम आते हैं, वो मटेरियल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। तो ये डोमिनेशन यानी कि पावर। गिडेंस मेमोरी ट्रेसेस को तीन प्रकार में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्चस्व यानी कि शक्ति। ठीक, इस प्रकार को संदर्भित करने के लिए गिडेंस संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। तो वो इसमें संसाधनों का उपयोग करते हैं और दो टाइप के, दो तरह के, दो प्रकार के संसाधन के बारे में बात करते हैं। ठीक, दो प्रकार के संसाधन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, आधिकारिक संसाधन और दूसरा क्या है, आवंटन संसाधन। ठीक, आधिकारिक और आवंटन। आधिकारिक संसाधन क्या काम करते हैं, एजेंटों को व्यक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। ठीक, तो जो एजेंट हैं जिनके पास आधिकारिक संसाधन होते हैं वो लोगों को नियंत्रित करने में काम करते हैं। ठीक, नियंत्रित, लोगों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं कि मतलब आप जो है लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अंडर कर सकते हैं। जबकि आवंटन संसाधन क्या है, एजेंटों को भौतिक वस्तुओं को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। तो आधिकारिक संसाधन जो व्यक्ति हैं उनको नियंत्रित करने के लिए होता है, लेकिन जो आवंटन संसाधन है वो किसके लिए होता है, वस्तु यानी कि भौतिक वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए अनुमति देते हैं। दूसरा मेमोरी ट्रेसेस क्या है, सिग्निफिकेशन, जिसका मतलब होता है मीनिंग। ठीक, सिग्निफिकेशन यानी कि महत्व। ये दूसरा टाइप है मेमोरी ट्रेसेस का। गिडेन सजेस्ट दैट मीनिंग इज इन्फर्ड थ्रू स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्ट्रक्चर के जरिए मीनिंग निकाली जाती है। ठीक, सिग्निफिकेशन किसके जरिए होता है, स्ट्रक्चर के जरिए होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू गिडेन सिग्निफिकेशन कम्स फ्रॉम, तो ये स्ट्रक्चर से होता है। ठीक, गिडेन सुझाव देते हैं कि संरचनाओं के माध्यम से अर्थ का अनुमान लगाया जाता है। तो संरचनाओं के माध्यम से अर्थ का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि जो अर्थ निकलते हैं किसी भी चीज के, किसी भी एक्शन के जो अर्थ निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, संरचनाओं के माध्यम से निकलते हैं। ठीक, गिडेन सुझाव देते हैं कि संरचनाओं के माध्यम से अर्थ का अनुमान लगाया जाता है। एजेंट्स यूज एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस टू इन्फर मीनिंग। तो जो उसका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है उसी का इस्तेमाल करता है एजेंट किसी भी चीज की मीनिंग समझने के लिए। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप समझ पाएंगे ना कि जो एक्शन हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, समाज में जो एक्शन हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हो। ठीक, तो जो एजेंट्स होते हैं उनके पास जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस होता है उसके जरिए वो मीनिंग को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ लिविंग विद मेंटल इलनेस comes from contextualized experiences। ठीक, तो लिविंग, अगर इसका एग्जांपल देखें तो एक मेंटल इलनेस के साथ जीना कैसा होता है ये आप तभी पा सकते हैं जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ठीक, अर्थ का अनुमान लगाने के लिए एजेंट मौजूदा अनुभव का उपयोग करते हैं। तो अर्थ कैसे निकालते हैं एजेंट, जो मौजूदा अनुभव होते हैं उनके पास उससे निकालते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक बीमारी के साथ जीने का अर्थ प्रासंगिक अनुभवों से आता है। ठीक, तो मानसिक बीमारी से जीना कैसा होता है, मानसिक बीमारी अगर किसी के साथ है तो वो उस बीमारी के साथ कैसे जी सकता है, किस तरह से जीता है, इसका अनुमान लगाना हो, इसकी मीनिंग निकालना हो तो वो भी किससे आएगा, अनुभव से ही आएगा।
कि कोई और नहीं बता सकता है, जिसने उसका अनुभव ना किया हो वो उस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट जो आता है मेमोरी ट्रेसेस का टाइप, वो है वैधता, यानी कि लेजिटिमेशन नॉर्म्स। ठीक, मानदंड। ठीक। तो गिडेंस समटाइम्स यूजेस रूल्स टू इन्फर टू ईदर सिग्निफिकेशन और लेजिटिमेशन। तो सिग्निफिकेशन और लेजिटिमेशन को बताने के लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? रूल्स का इस्तेमाल किया है। ठीक। गिडन कभी कभी नियमों का प्रयोग अर्थ का वैधीकरण के संदर्भ में करते हैं। ठीक, अर्थ या वैधीकरण के संदर्भ में करते हैं। तो अर्थ या वैधीकरण के संदर्भ में वो नियमों का उपयोग करते हैं। ठीक। और डोमिनेशन का, यानी कि शक्ति का, अ, शक्ति को बताने के लिए या डोमिनेशन को बताने के लिए उन्होंने संसाधन का शब्द यूज किया है, यानी कि रिसोर्सेज का शब्द यूज किया है। लेकिन वैधीकरण या अर्थ को बताने के लिए उन्होंने नियमों का उपयोग किया है, रूल्स का इस्तेमाल किया है। An agent draw upon these stock of knowledge via memory to inform him or herself about the external context. ठीक। एक एजेंट स्मृति के माध्यम से ज्ञान के इन भंडारों को बाहरी संदर्भ, स्थितियों और क्रिया के संभावित परिणामों के बारे में सूचित करने के लिए आकर्षित करता है। ठीक, कंडीशंस एंड पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ठीक, तो कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताने के लिए, उसकी कंडीशन या पोटेंशियल रिजल्ट के बारे में बताने के लिए वो अपना स्टॉक नॉलेज का इस्तेमाल करता है। स्टॉक नॉलेज मतलब कि जो उसके माइंड में जो नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करके वो बताता है ये लेजिटिमेट है या नहीं है। ठीक, ये इसका पोटेंशियल रिजल्ट क्या होगा, कंडीशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में वो बताता है। एक एजेंट स्मृति के माध्यम से ज्ञान के इन भंडारों को बाहरी संदर्भ, स्थितियों और किसी क्रिया के संभावित परिणामों के बारे में सूचित करने के लिए आकर्षित करता है। ठीक। गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, गिडेंस का संरचना सिद्धांत। Giddens argues that just as an individual's autonomy is influenced by structure, see, Giddens argues that just as an individual autonomy is influenced by structure, तो एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी जो होती है वो किसके जरिए इन्फ्लुएंस होती है? वो स्ट्रक्चर के जरिए इन्फ्लुएंस होती है। ठीक, ऑटोनॉमी कहते हैं कि आपकी अपने एक, मतलब एक, क्या कहेंगे उसको, अपनी एक पावर है कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से काम कर सकें। तो उसकी ऑटोनॉमी किससे इन्फ्लुएंस होती है? स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होती है। ये गिडेंस की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी कहती है। स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड एंड अडॉप्टेड थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ एजेंसी। तो ये मेंटेन और अडॉप्ट कैसे किए जाते हैं? एजेंसी की एक्सरसाइज के जरिए। ठीक, तो जो एजेंसीज होती हैं स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और उसको अडॉप्ट करने के लिए, तो ये किसके जरिए होता है? एजेंसी के जरिए होता है। गिडेंस का संरचना सिद्धांत क्या कहता है? गिडेंस का तर्क है कि जिस तरह एक व्यक्ति की स्वायत्तता संरचना से प्रभावित होती है, तो एक व्यक्ति की जो स्वायत्तता होती है, यानी कि उसकी स्वतंत्रता जो होती है, वो किससे प्रभावित होती है? संरचना से होती है। उसी तरह एजेंसी के माध्यम से संरचनाओं के संरचनाओं को बनाए रखा जाता है और अनुकूलित किया जाता है। उसी तरह एजेंसी के माध्यम से क्या किया जाता है? संरचनाओं को बनाए रखा जाता है और उसको अनुकूलित किया जाता है। ठीक, कौन सा नहीं समझ में आया बताइए? जो नहीं समझ में आया बताइए। The interface at which an actor meets structure is termed structuration. ठीक, तो ऐसा इंटरफेस जहां पे एक एक्टर जो है किससे मिलता है? स्ट्रक्चर से मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरेशन कहा जाता है। जिस इंटरफेस पर एक अभिनेता एक संरचना से मिलता है उसे संरचना कहा जाता है। ठीक, उसे संरचना कहा जाता है। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है इन्होंने। ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कभी कभी जस्ट इसके पहले वाला, यानी कि
लेजिटिमेशन वाला ना। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो गिडेंस हैं वो क्या करते हैं, रूल्स का इस्तेमाल करते हैं सिग्निफिकेशन और लेजिटिमेशन को बताने के लिए, नियम का इस्तेमाल यानी कि नॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं सिग्निफिकेशन और लेजिटिमेशन को बताने के लिए। कोई चीज लेजिटिमेट है या सिग्निफिकेंट है वो नियम ही तय करता है ना। An agent draw upon these stock of knowledge via memory to inform him or himself about external context, condition and potential result of an action. तो जो वो एक्शन करने जा रहा है उसका पोटेंशियल रिजल्ट क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ये उसी से उसके स्टॉक ऑफ नॉलेज से निकल के आता है। स्टॉक ऑफ नॉलेज से निकल के आता है मतलब उसको उसके माइंड में हमेशा होता है कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो सब उसके माइंड में होता है। ठीक, और उसी के जरिए वो अपने एक्शन को सेव करता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कंडीशन क्या होगी या पोटेंशियल रिजल्ट क्या होगा। एक एजेंट स्मृति के माध्यम से ज्ञान के इन भंडारों को बाहरी संदर्भ, मतलब कि जो उसके माइंड में ज्ञान का भंडार होता है। ज्ञान का भंडार कैसे होगा, जो नियम है कोई भी काम करने के लिए, एक जो स्ट्रक्चर है, जो समाज है, उसके पास एक नियम होते हैं, वो उसके माइंड में हमेशा होता है। उस माइंड में उसको माइंड में लेकर ही वो अपने जो कार्य करता है उसकी स्थिति क्या होगी, या मतलब उसके संभावित परिणाम क्या होंगे, उन सब के बारे में वो डिसाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। तो इन्होंने क्या कहा, गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स की जो ऑटोनॉमी है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होती है। और जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन और अडॉप्ट किया जाता है, वो एजेंसी के जरिए मेंटेन और अडॉप्ट किया जाता है। तो गिडेंस का तर्क है कि जिस तरह एक व्यक्ति की स्वायत्तता, तो एक व्यक्ति की जो स्वायत्तता है वो किसके जरिए प्रभावित होती है, संरचना के जरिए प्रभावित होती है। एजेंसी के अभ्यास के माध्यम से संरचनाओं को बनाए रखने के लिए, इसी तरह जो है अगर उसी तरह देखें तो जो संरचनाएं हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनको अनुकूलित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए, द इंटरफेस एट विच एन एक्टर मीट अ स्ट्रक्चर इज टर्म स्ट्रक्चरेशन। तो ऐसा इंटरफेस जहां पे एक एक्टर जो है स्ट्रक्चर से मिलता है, ठीक, इसको उन्होंने नाम दिया क्या, स्ट्रक्चरेशन। ठीक, स्ट्रक्चरेशन नाम दिया। जहां पे अभिनेता संरचना से मिलता है उसको उसको उन्होंने संरचना। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरेशन का ट्रांसलेशन भी संरचना ही हुआ, आप लोग देख लीजिएगा स्ट्रक्चरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, जिस इंटरफेस पर एक अभिनेता एक संरचना से मिलता है उसे संरचना कहा जाता है। ठीक, एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ। संरचनाकरण कहेंगे उसको। ठीक, संरचनाकरण कहते हैं उसको। ठीक, तो जिस इंटरफेस पर एक अभिनेता एक संरचना से मिलता है उसे संरचनाकरण कहा जाता है। संरचना का द्वंद, इन्होंने संरचना का द्वंद कॉन्सेप्ट दिया है, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया है। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, तो कभी कभी स्ट्रक्चरल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एंथनी गिडन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चरल डुअलिटी या और भी कुछ चेंजेस करके दे सकता है,
तो आपको ये याद रखना है कि डुअलिटी पहले आती है, और अगर हिंदी में देखेंगे तो संरचना पहले आता है। ठीक, स्ट्रक्चर आर रूल्स एंड रिसोर्सेज, इन्होंने क्या कहा था, ये भी बहुत फेमस है कोटेशन। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने कहा था कि स्ट्रक्चर्स आर रूल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक, तो स्ट्रक्चर को रूल्स एंड रिसोर्सेज कहा था एंथनी गिडेन ने। संरचना नियम और संसाधन है, तो एंथनी गिडेन ने ही कहा था कि संरचना को कि संरचना नियम और संसाधन है। ठीक, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क के बारे में बात करते हैं ये। अब इसमें क्या कहा है इन्होंने, देख लेते हैं। तो जो रिस्क सोसाइटी है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये मैन्युफैक्चर्ड रिस्क। एज मैन्युफैक्चर्ड रिस्क आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मैन्युफैक्चर्ड किसको कहेंगे, जिसको हम लोगों ने खुद बनाया। ठीक, तो ये कहते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड रिस्क है, यानी कि जो रिस्क हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है, जो रिस्क हम लोगों ने खुद बनाया है, वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए। क्योंकि हम पेड़ पौधों को काटते हैं, लगाते हैं नहीं, फिर बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट होता है। या बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्री से हम लोग छोड़ते हैं, जिसकी वजह से भी रिस्क क्रिएट होता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए भी होता है। ऑथर्स लाइक गिडन एंड बेक, ठीक, argued that it is possible for societies to assess the level of risk। ठीक, तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि मतलब ये पॉसिबल है कि जो रिस्क है उसको, उसके लेवल को असेस किया जा सकता है, उसके लेवल को के ऊपर नजर रखी जा सकती है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। दैट इज बीइंग प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो रही है, जो रिस्क प्रोड्यूस हो रही है, और दैट इज अबाउट टू बी प्रोड्यूस, और जो प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक, उनको आप असेस कर सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, this sort of reflexive introspection can in turn alter the plant activities themselves। ठीक, निर्मित जोखिम, निर्मित जोखिम मतलब जिसको खुद बनाया गया हो। ठीक, जैसे कि निर्मित जोखिम मानव गतिविधियों से उत्पाद होते हैं। और गिडेंस और बेक ने कहा है कि जैसे इन जैसे लेखकों का ही तर्क है कि समाज के लिए जोखिम के स्तर का आकलन करना संभव है। ठीक, जो उत्पादित किया जा रहा है या जो उत्पादित होने वाला है, जो मतलब जो रिस्क, जो जोखिम जो है उत्पादित हो रहा है या जो होने वाला है, उन सब का आकलन किया जा सकता है। ये मतलब संभव है। ठीक, तो आकलन किया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा जोखिम बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार इसीलिए आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो रिस्क को कम करने के लिए ही आता है। ठीक, इस प्रकार का रिफ्लेक्सिव आत्मनिरीक्षण बदलने में नियोजित गतिविधियों को स्वयं बदला जा सकता है। मतलब कि जब आप उसका आकलन करेंगे, जब उसको एसेस करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आप उसमें ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से जोखिम कम हो जाए या रिस्क कम हो जाए। ठीक, एज एन एग्जाम्पल, ड्यू टू डिजास्टर सच एज केरनोबाइल एंड द लव कैनाल क्राइसिस। ठीक, केरनोबाइल एंड लव कैनाल क्राइसिस जो हुआ था, आप लोग को पता होगा, नहीं होगा तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। बहुत ही मतलब फेमस डिजास्टर था ये। ठीक, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ इसमें खत्म हुई थी। पब्लिक फेथ इन द मॉडर्न प्रोजेक्ट हैज डिक्लाइन। अब इसकी वजह से, केरनोबाइल एंड लव कैनाल क्राइसिस की वजह से, जो पब्लिक का फेथ है, जो उनका विश्वास था, वो मॉडर्न प्रोजेक्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ। मतलब वो लोग ये सोचने लगे कि जितना मॉडर्न प्रोजेक्ट आएगा उतना रिस्क बढ़ता जाएगा, और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि अब जो है, जो मॉडर्न प्रोजेक्ट है उस पर काम ना हो, वो वहीं पे ठप जाए, क्योंकि बहुत सारी लाइफ का नुकसान हुआ वहां पे जब केरनोबाइल एंड लव कैनाल क्राइसिस हुआ। ठीक, लिविंग पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट। ठीक, एक उदाहरण के रूप में चेरनोबिल और अ, चेरनोबिल या केरनोबाइल कह सकते हैं आप, चेरनोबिल और लव कैनाल क्राइसिस जैसी उत्पादों के कारण, आपदाओं के कारण। ठीक, तो चेरनोबिल और लव कैनाल क्राइसिस जैसी आपदाओं के कारण आधुनिक परियोजना में जनता का विश्वास, उद्योग, सरकार और विशेषज्ञों में जनता के अविश्वास को छोड़कर गिरा। ठीक, तो मतलब कि जनता का जो विश्वास है वो किस किस चीज में डिक्लाइन हुआ,
वो जो आधुनिक परियोजनाएँ थी उनमें डिक्लाइन हुआ और उनका जो है सरकार और विशेषज्ञों पे जो है एक तरह का बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक, इन्होंने बताया है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, डिफरेंस बताया है किस-किस के बीच में, फंडामेंटलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म। गिडेंस द्वारा कट्टरवाद और महानगरीयता के बीच अंतर बताया गया है। ठीक, अब वो देख लेते हैं क्या अंतर बताया है इन्होंने। Cosmopolitan, a term describing people or society which are tolerant of the views of others as a result of constant exposure to new ideas and values. तो कॉस्मोपॉलिटन टर्म क्या है? एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है और लोगों को या सोसाइटीज को कि वो लोगों के व्यूज के साथ टॉलरेट कर सके। मतलब आपके अंदर एक कैपेसिटी हो कि आप जो है लोगों के व्यूज को सुन पाए, टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेंट मतलब कि एक तरह का आप मतलब उस पे कोई अगर व्यू दे रहा है तो आप उसको सुन रहे हैं, उस पे एक्शन ले रहे हैं। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरों का व्यूज आता है और उसकी वजह से जो है कांस्टेंट एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज, एक नई आइडियाज का डेवलपमेंट होता है, नई वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है। जब आप अपनी आइडिया को रखते हैं और उसके साथ साथ दूसरों के आइडियाज एंड वैल्यूज को सुनते हैं, दूसरों के व्यूज को सुनते हैं, तो उसकी वजह से एक नई आइडिया और नए वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है। इसको डिफाइन करने के लिए कॉस्मोपॉलिटन का टर्म यूज किया गया। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही यही होता है कि जब आपके अंदर एक तरह का टॉलरेंस हो कि आप जो है लोगों के व्यूज को सुन सकें और उस पे उसको एक्सेप्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। ठीक, दोनों चीजें हो सकती हैं कि आप व्यूज को सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं सही लगता है तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतना टॉलरेंस है कि आप जो है दूसरों के व्यूज को सुन पा रहे हैं। ठीक, फंडामेंटलिज्म में ऐसा नहीं होता है, वो कट्टरवादी होते हैं। उनके जो व्यूज हैं वो उसी को मानेंगे, दूसरे के व्यूज को वो कभी भी नहीं मानते। ठीक, कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसे लोगों या समाजों का वर्णन करने वाला शब्द जो नए विचारों और मूल्यों के निरंतर संपर्क के परिणाम स्वरूप दूसरों के विचारों को के प्रति सहिष्णु है। ठीक, मतलब कि दूसरों के विचार को सुनने में आपके पास एक शक्ति, मतलब एक मतलब क्या कहेंगे, शक्ति होती है कि मतलब आप दूसरों के विचार को सुन सकते हैं और उन विचारों के लिए, उन विचारों की वजह से ही बहुत सारे नए विचार और बहुत सारे नए मूल्य डेवलप होते हैं। ठीक, फंडामेंटलिस्ट क्या कौन होते हैं, जो कट्टरवादी कौन होते हैं, ये किसी के मतलब व्यूज के साथ टॉलरेंस नहीं रखते हैं। इनका जो खुद का व्यू है उसी पे वो लोग ज्यादा मानते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। A term describing people or group that defend tradition, believe in the literal truth of scripture and insist on phrase based on answer। ठीक, तो ये ज्यादातर स्क्रिप्चर में जो कुछ लिखा हुआ है लिटरल तरीके से उसी को ये ज्यादातर मानते हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। ये किसी के व्यूज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि जो इनके स्क्रिप्चर में, जो इनकी बुक पे लिखा होगा वही वो मानते हैं। परंपरा का बचाव करने वाले लोगों या समूहों का वर्णन करने वाला एक शब्द शास्त्र के शाब्दिक सत्य में विश्वास करता है और विश्वास आधारित उत्तरों पर जोर देता है। ठीक, तो जो उनके बुक में, जो उनकी पुस्तकों में लिखा होगा, ठीक, शाब्दिक सत्य, उसी को ये लोग ज्यादातर सत्य मानते हैं। किसी के विचार को सुनने के लिए ये तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए इनको कट्टरवादी यानी कि फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है। ठीक, तो ये डिफरेंस बताया था उन्होंने दो चीजों में, कॉस्मोपॉलिटन एंड फंडामेंटलिज्म में। प्रैक्टिस एंड डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस। ठीक, प्रैक्टिकल एंड डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है, व्यवहारिक और विवेकपूर्ण चेतना के बारे में बात किया है। तो अब इसमें देख लेते हैं प्रैक्टिकल एंड डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस क्या होती है। डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू वर्बली एक्सप्रेस नॉलेज। ठीक, तो डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जब आप वर्बली नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्बली मतलब बोल के, जब आप बोल के अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हो तो इसको डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस कहा जाता है। विवेकपूर्ण चेतना ज्ञान को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। जब आपके पास जो ज्ञान है उसको आप अपने मुख से, अपने मौखिक रूप से, मतलब आपकी जबान से आप जो है उस ज्ञान को
व्यक्त कर सकते हो, तो इस क्षमता को विवेकपूर्ण चेतना कहा जाता है। ठीक। Alongside practical and discursive consciousness, Giddens recognizes actor as having reflexive, ठीक, डिस्कर्सिव और प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, रिफ्लेक्सिव एक्टर है एज हैविंग रिफ्लेक्सिव कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। ठीक, मतलब कि एक्टर के पास रिफ्लेक्सिव एंड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होती है एंड दैट हैबिचुअल वाइड स्प्रेड यूज ऑफ नॉलेजिबिलिटी मेक्स स्ट्रक्चर बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक, और नॉलेजिबिलिटी की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं। नॉलेजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यवहारिक अविवेकपूर्ण चेतना के साथ साथ गिडेंस अभिनेताओं को आत्मचिंतनशील प्रासंगिक ज्ञान के रूप में पहचानते हैं। मतलब कि जो लोग हैं, जो अभिनेता हैं, वो आत्मचिंतनशील होते हैं, प्रासंगिक ज्ञान होता है उनके पास, उसके रूप में गिडेन इनको पहचानते हैं। और ये आदतन ज्ञान का व्यापक उपयोग संरचनाओं के संस्थागत बना देता है। और जब ये क्या है, आदतन ऐसा होता है कि जो ज्ञान का व्यापक है उसका उपयोग संरचनाओं को संस्थागत बना देता है, मतलब कि एक संस्था के तौर पे उसको डेवलप कर देता है। ठीक, तो डिस्कर्सिव एंड प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया है उन्होंने। प्रीवियस थ्योरिस्ट एज घोस्ट ऑफ मार्क्स, इन्होंने ये भी बात कही है, ये भी फेमस है, ये भी, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, सारे उससे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं इम्पोर्टेंट थोड़ा लिख देता हूँ। प्रीवियस थ्योरिस्ट को इन्होंने घोस्ट ऑफ मार्क्स कहा है। ठीक, घोस्ट ऑफ मार्क्स किसको कहेंगे, मतलब कि वो ज्यादातर मार्क्स को ही डिस्क्राइब करने में लगे रहे और मार्क्स से रिलेटेड ही थ्योरी देते रहे। घोस्ट किसको कहते हैं, जो भूत होते हैं, भूत प्रेत जो होते हैं। घोस्ट ऑफ मार्क्स यानी कि भूत, मार्क्स के भूत के रूप में जो पिछले सिद्धांतकार थे उनको कहा है। ठीक, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया है एंथनी गिडेन ने। अब इसमें ये क्या कहते हैं, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, डिस्टेंसिएशन मतलब दूर जाना। ठीक, गिडेन्स एम्फेसिस ऑन द टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन draws attention to the ways in which the integration and coordination of different aspects of society and social organization increasingly operate at a distance rather than in situation of closeness। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि किस तरीके से, मतलब किस तरीके से इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन जो है कई एस्पेक्ट, सोसाइटी के कई एस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ रहा है एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली, मतलब किसी भी सोसाइटी के एस्पेक्ट में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनमें इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस के बिना पे बढ़ रहा है। मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, भले ही मतलब कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है। देन इन सिचुएशन ऑफ क्लोजनेस, नियरनेस एंड प्रोपिंक्यूटी। तो क्लोजनेस के तौर पे जो सिचुएशन है, मतलब जो इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन है, वो उतना नहीं है जितना डिस्टेंस के उसमें। ठीक, समय और स्थान की दूरी के बारे में क्या कहते हैं, ये समय स्थान की दूरी पर गिडेन का जोर उन तरीकों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिसमें समाज और सामाजिक संगठन के विभिन्न पहलुओं का एकीकरण और समन्वय, निकटता की स्थितियों के बजाय दूरी पर तेजी से संचालित होता है। ठीक, तो इसके बजाय, मतलब निकटता के बजाय दूरी पर संचालित हो रहा है जो आज का समाज है, उसमें जो अलग अलग पहलू हैं वो उनके अंदर जो एकीकरण और समन्वय है वो क्या है, वो किस बिना पे हो रहा है, दूरी पे हो रहा है, ना कि निकटता के बेसिस पे हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग निकट आएंगे तभी मतलब उनके अंदर समन्वय होगा या एकीकरण होगा, समन्वय होगा या एकीकरण होगा, बल्कि दूरी से ही हो जाता है। ठीक, जैसे सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, आप दूर से भी रिलेशन रख सकते हैं एक दूसरे से,
डिसएम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, ये डिसएम्बेडिंग है, ठीक है, ये इसमें जी मिसिंग है। डिसएम्बेडिंग, अलग होना, ये कॉन्सेप्ट भी एंथनी गिडेन ने दिया है। इसका क्या मतलब है? डिसएम्बेडिंग रिफर्स टू आवर एबिलिटी टू इंटरेक्ट वन अनदर। ठीक, तो डिसएम्बेडिंग मतलब क्या है? हमारी जो एबिलिटी है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की, किसके बजाय? विदाउट हैविंग टू मेक फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होने के बजाय हमारे पास जो एबिलिटी है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, उसी को इन्होंने टर्म दिया है डिसएम्बेडिंग। मतलब विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन के हम जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, तो उसको डिसएम्बेडिंग कहा जाता है। अलग होना, आमने सामने संपर्क किए बिना एक दूसरे के साथ बातचीत करने की हमारी क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब कि बगैर आमने सामने आए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसी को उन्होंने डिसएम्बेडिंग यानी अलग थलग का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, अब ये इसमें देख लीजिएगा डिसएम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग होना होता है या कुछ और होता है। ट्रांसलेशन तो यही होता है। The reflexivity of the self extend to the body. ठीक, reflexivity of the self extend to the body. Awareness of the body is central to the grasping of the moment. स्वयं की रिफ्लेक्सिविटी शरीर तक फैली हुई है, शरीर के बारे में जागरूकता पल की लोभी के लिए केंद्रित। तो ये भी एक टर्म है जो एंथनी गिडेन ने कहा था कि जब द रिफ्लेक्सिविटी ऑफ द सेल्फ एक्सटेंड टू द बॉडी, जो रिफ्लेक्सिविटी होती है वो बॉडी के तौर पे एक्सटेंड होती है, बॉडी के थ्रू एक्सटेंड होती है। अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बारे में जानकारी इज सेंट्रल टू द ग्रास्पिंग ऑफ द मोमेंट। ठीक, तो ये जरूरी होता है ग्रास्पिंग ऑफ द मोमेंट के लिए। ठीक, बॉडी के बारे में नॉलेज होना। स्वयं की रिफ्लेक्सिविटी शरीर तक फैली हुई है, तो स्वयं की रिफ्लेक्सिविटी कहाँ तक फैली हुई है? शरीर तक फैली हुई है। शरीर के बारे में जागरूकता पल की लोभी के लिए केंद्रित। पल की लोभी के लिए हमेशा शरीर के बारे में जागरूकता होनी जरूरी, ये एंथनी गिडेन ने कहा था। The point here is to establish a differentiated self, not to dissolve the ego. ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट है क्या है? एक डिफरेंशिएटेड सेल्फ बनाना, अपने ईगो को डिसॉल्व करना नहीं। ठीक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अंडरस्टूड एज अ बैलेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं तो आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी और रिस्क के बीच में क्या बैलेंस हो सकता है। मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। यहाँ बात एक विभेदित स्वयं को स्थापित करने की है। ठीक, एक विभेदित यानी कि जो डिफरेंशिएटेड होता हो, जो अलग थलग होता हो, अहंकार को भंग करने की नहीं। स्वयं वास्तविकता को अवसर और जोखिम के बीच संतुलन के रूप में समझा जाता है। ठीक, तो स्वयं वास्तविकता को किस रूप में समझा जाता है? अवसर और जोखिम के बीच संतुलन के रूप में समझा जाता है। ठीक, जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि स्वयं वास्तविकता करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप देखते हैं कि जो अवसर हैं या जो जोखिम है उनके बीच में संतुलन क्या हो सकता है। ठीक, थर्ड वे पॉलिटिक्स के बारे में बात किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है। ठीक, तीसरा रास्ता राजनीति। एंथनी गिडेंस ऑफ द LSC, द थर्ड वे रिजेक्ट टॉप डाउन सोशलिज्म एज इट रिजेक्ट ट्रेडिशनल नियोलिबरलिज्म। ठीक, तो एंथनी गिडेन ने समाजवाद को खारिज कर दिया है क्योंकि ये पारंपरिक नव उदारवाद को खारिज करते हैं। तो ये जो है समाजवाद को, सोशलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। थर्ड वे पॉलिटिक्स में सोशलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ ये ट्रेडिशनल नियो लिबरलिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ठीक वो किस किस चीज को रिजेक्ट करते हैं थर्ड वे पॉलिटिक्स में? सोशलिज्म को और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल नियो लिबरलिज्म को। ठीक, वो समाजवाद को खारिज करते हैं और उसके साथ साथ नव उदारवाद को भी खारिज करते हैं। The third way has been advocated by its proponent as a radical centrist. ठीक, तो जिन्होंने इस थर्ड वे को प्रोपाउंड किया है, मतलब इस टर्म को दिया है, ठीक, उन्होंने इसको एडवोकेट किया है, मतलब इसको सपोर्ट किया है एज अ रेडिकल सेंट्रिस्ट, एक रेडिकल सेंट्रिस्ट के तौर पे, अल्टरनेटिव टू बोथ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इट रिगार्ड्स एज द
ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ठीक, तो किसका अल्टरनेटिव बताया इन्होंने? कैपिटलिज्म और ट्रेडिशनल सोशलिज्म को। ठीक, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म को, इंक्लूडिंग मार्क्सियन एंड स्टेट सोशलिज्म। उसके साथ साथ मार्क्सियन और स्टेट सोशलिज्म का भी अल्टरनेटिव माना है, रेडिकल सेंट्रिस्ट को। तीसरे तरीके को इसके समर्थकों द्वारा कट्टरपंथी केंद्रित दोनों पूंजीवाद के विकल्प के रूप में वकालत की गई है, और ये मार्क्सियन और राज समाजवाद सहित समाजवाद के पारंपरिक रूपों के रूप में मानता है। ठीक, उसके मतलब एक विकल्प के रूप में मानता है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का भी कॉन्सेप्ट दिया है, एंथनी गिडेन ने डिफाइन किया है राष्ट्रवाद का भी कॉन्सेप्ट, और इसमें 6 टाइप ऑफ नेशनलिज्म की बात किया है इन्होंने। 6 एंथनी गिडेन डिफाइंस द नेशन एज अ ब्रॉडेस्ट बॉर्डर पावर कंटेनर। इन्होंने नेशन को डिफाइन किया है एज बॉर्डर पावर कंटेनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जो है नेशन को बॉर्डर पावर कंटेनर कहा है। एक बॉर्डर पावर कंटेनर मतलब ये कंटेनर है जिसके बॉर्डर पे पावर रखी हुई है। मतलब आपने देखा होगा आर्मी लोग रहते हैं बॉर्डर पे। ठीक, तो नेशनलिज्म नेशन जो है वो क्या है? एक बॉर्डर पावर कंटेनर है। एंथनी गिडेन राष्ट्र को सीमाबद्ध शक्ति कंटेनर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किसने जो है राष्ट्र को सीमाबद्ध शक्ति कंटेनर के रूप में परिभाषित किया है। According to Gideon, a nation only exists when a state has a unified administrative reach over the territory over which its sovereignty is claimed। तो कहते हैं नेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब जो एरिया आपने क्लेम किया है कि ये हमारा एरिया है, उसमें आप एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हो, तो उसको नेशन कहा जाता है। एक टेरिटरी है, एक जगह है जहाँ पे अगर आप अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर रहे हैं, मतलब अपनी पावर क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीच भी होनी चाहिए। गिडेंस के अनुसार एक राष्ट्र केवल तभी मौजूद होता है जब एक राज्य की उस क्षेत्र पर एकीकृत प्रशासनिक पहुंच होती है। जब तक आपकी प्रशासनिक पहुंच नहीं होगी तब तक वो राष्ट्र नहीं कहलाएगा जिस पर उसकी संप्रभुता का दावा किया जाता है। ठीक, तो राष्ट्र के लिए जरूरी क्या है? प्रशासनिक पहुंच जरूरी है। जब तक प्रशासनिक पहुंच नहीं होगी तब तक वो राष्ट्र नहीं माना जाएगा। नेशन स्टेट को इन्होंने डिफाइन किया है, इसका क्या मतलब है? नेशन स्टेट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, मेंटेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मोनोपोली ओवर अ टेरिटरी। जहाँ पे जो है आप क्या करते हैं, एक टेरिटरी पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन, गवर्नेंस आपकी मेंटेन होती है और उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मतलब उस टेरिटरी को आप उस पर राज करते हैं, उस पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है और उस टेरिटरी को आप मेंटेन करते हैं। वहाँ के रहने वालों लोगों के ऊपर आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है विद डेमोक्रेटेड बाउंड्रीज, एक जिस डिमार्केटेड बाउंड्रीज। ठीक, तो एक टेरिटरी होती है जिसकी बाउंड्री भी डिसाइड होती है, बॉर्डर्स डिसाइड होते हैं। इट्स रूल बीइंग सैंक्शन बाय लॉ, और उसका जो रूल होता है, जो नेशन स्टेट का जो रूल होता है, वो लॉ के जरिए सैंक्शन किया जाता है। एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वायलेंस, और जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल वायलेंस पे। ठीक, किसी भी जरिए वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल वायलेंस को कंट्रोल करते हैं। तो नेशन स्टेट को डिफाइन करते वक्त इन्होंने क्या कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जहाँ पे एक टेरिटरी होती है जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उसको मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे एक डिमार्केटेड बॉर्डर होते हैं, मतलब एक डिसाइडेड बॉर्डर होते हैं। इट्स रूल बीइंग सैंक्शन बाय लॉ, और उसके जो रूल्स होते हैं वो लॉ के जरिए सैंक्शन किए जाते हैं, और उसके पास एक डायरेक्ट कंट्रोल होता है इंटरनल और एक्सटर्नल वायलेंस पे। ठीक, जैसे पुलिस है तो वो क्या करती है, इंटरनल वायलेंस को कंट्रोल करती है, आर्मी है वो एक्सटर्नल वायलेंस को कंट्रोल करती है। राष्ट्रवाद, एंथनी गिडेंस राष्ट्र को सीमाबद्ध शक्ति कंटेनर के रूप में परिभाषित करते हैं। गिडेंस के अनुसार एक राष्ट्र केवल तभी मौजूद होता है जब राज्य की क्षेत्र पर एकीकृत प्रशासनिक पहुंच हो जिस पर उसकी प्रभुता का दावा किया जाता है। तो ये इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगा इसका। नोट्स कई बुक से तैयार होती हैं, किसी एक उससे नहीं तैयार होती हैं। नोट्स जो मैंने पीजी में जो नोट्स बनाए थे, या मतलब बाद में जो भी मैंने पढ़ा है नेट जेआरएफ के लिए, उसके बाद
जो भी मतलब मेरे पास अपने भी कुछ नोट्स हैं और कुछ बुक से भी बनते हैं, तो एक जगह से नोट्स नहीं बनती हैं कि ऐसी मैं बोल दूं कि एक जगह से आप नोट्स देख के बना लें, कई बुक से बनती हैं। ठीक। तो नेशन स्टेट को क्या कहा है उन्होंने, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहा है। तो इसका ट्रांसलेशन मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें। इसका ट्रांसलेशन ये रिपीट हो गया है। मॉडर्निटी, आधुनिकता का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। अब मॉडर्निटी में हमने देखा कि इन्होंने लेट मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, तो मॉडर्निटी के बारे में क्या कहते हैं ये, Forbidden modernity is developed due to the interaction of many institutions and each level specified by classical theories plays a part. गिडेंस के लिए आधुनिकता कई संसाधनों की बातचीत के कारण विकसित होती है। तो ये जो है किस लिए कैसे एग्जिस्ट होती है मॉडर्निटी, मॉडर्निटी कई इंस्टीट्यूशन के इंटरेक्शन के जरिए होती है। ठीक, कई संसाधनों के बीच बातचीत की वजह से आधुनिकता जो है विकसित होती है। एंड ईच लेवल स्पेसिफाइड बाय क्लासिकल थ्योरिस्ट प्लेस अ पार्ट, और शास्त्रीय सिद्धांतकारों द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक स्तर पर भूमिका निभाते हैं। Thus for him modernity has 4 इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मॉडर्निटी के 4 इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन बताए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिकता के 4 संस्थागत आयाम बताए थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 4 आयाम कौन कौन से थे, यानी कि 4 इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन कौन कौन से थे मॉडर्निटी के, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सर्विलेंस एंड मिलिट्री पावर। ठीक, पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक शक्ति निगरानी और सैन्य शक्ति। ठीक, तो ये 4 जो है कॉन्सेप्ट हैं इसके मॉडर्निटी के इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस हैं। ठीक, 4 इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन है किसके, मॉडर्निटी के। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 4 इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन कौन कौन से बताए थे मॉडर्निटी के, आधुनिकता के 4 संस्थागत आयाम कौन कौन से बताए थे। द डबल हार्मोनेटिक्स, डबल हार्मोनेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। डबल हार्मोनेटिक्स मतलब इन्होंने डिफाइन किया है इसको। द डबल हार्मोनेटिक्स इज द थ्योरी एक्सपाउंडेड बाय सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडेंस। एक थ्योरी है जिसको किसने एक्सपाउंड किया, एंथनी गिडेंस ने किया है। दैट एवरीडे ले कॉन्सेप्ट एंड दोज फ्रॉम द सोशल साइंसेज हैव टू वे रिलेशंस। और इन्होंने कहा कि सोशल साइंसेज जो है उनके अंदर जो है टू वे रिलेशनशिप होता है। समाजशास्त्रीय एंथनी गिडेंस द्वारा प्रतिपादित दोहरा हर्मेनेटिक सिद्धांत है जो हर रोज लेट अवधारणाओं और सामाजिक विज्ञानों के बीच दो तरफा संबंध रखते हैं। ठीक, तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि डबल हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया। A common example is the idea of social class। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आइडिया ऑफ सोशल क्लास है। A social scientific category that has entered into wide use in society। एक समान उदाहरण सामाजिक वर्ग का विचार है, एक सामाजिक वैज्ञानिक श्रेणी जो समाज में व्यापक उपयोग में आ गई। Gave difference between positivism and interpretative sociology। तो एंथनी गिडेन ने दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस बताया है, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी के बीच। ठीक, तो ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु गेव डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। प्रत्यक्षवाद और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बीच अंतर किसने बताया है। ठीक, फेजेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अलग अलग फेज के बारे में भी बात किया है इन्होंने। 3 फेज बताए हैं इन्होंने। समाज के 3 चरण बताए हैं, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, लेट मॉडर्न। ठीक, PML। ठीक, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, लेट मॉडर्न, पूर्व आधुनिक, आधुनिक, देर आधुनिक या उच्च आधुनिक कह सकते हैं। ठीक,
लेट या हाई मॉडर्न दोनों हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि समाज के 3 चरण कौन-कौन से बताए हैं, फेजेज ऑफ सोसाइटी कौन-कौन से बताए हैं। बस 2 मिनट और लगेगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं। बुक्स बची हैं, बुक्स को डिफाइन करके मैं क्लास लीव करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इनकी बुक्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी जो पब्लिश हुई 1982, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991। तो मॉडर्निटी के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं ये, तो आप इससे भी पता पा सकते हैं कि मतलब ये किसकी बुक है। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1985 में पब्लिश हुई। रनवे वर्ल्ड 1999, पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज 2009, सोशल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशोलॉजी 1987, द थर्ड वे एंड इट्स क्रिटिक 2000, द क्लास स्ट्रक्चर्स ऑफ एडवांस सोसाइटी 1973, इन डिफेंस ऑफ सोशोलॉजी रिजॉइंडर्स, ये सब भी बुक थी उनकी। इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग गूगल पे क्या है डेट इसकी। लेकिन वैसे आपको ज़्यादातर रिजॉइंडर्स बुक के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। नहीं है तो फिर लीव करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है, कुछ लोगों की क्लास भी है फर्स्ट पेपर की। और एक चीज और, एक अनाउंसमेंट है इसमें, कल हम लोग का फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा। अभी तक जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उसी से होगा। ठीक, हमने इंडियन थिंकर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इंडियन थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी जितना भी पढ़ा गया है उससे क्वेश्चन आएंगे। रिजॉइंडर्स लास्ट बुक जो है। ठीक, तो कल आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा हमारा, जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।